हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस जिनको देख के हम लोग दंग रह जाते हैं। आखिर ये लोग इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे है, मैं क्यों नहीं हूँ इनके जैसा। ये सब लोग अपने 40-50s में है, फिर भी इनके स्किन इतना ज्यादा स्मूथ कैसे है। इनको रिंकल्स या फिर झुर्रियां नहीं आते क्या? आखिर ये लोग इतना यंग कैसे दिखते हैं और इससे क्या हमारे इकोसिस्टम पे कुछ असर पड़ता है? बने रहिए आखिर तक, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बोटॉक्स नाम सुना है? आपने शायद नहीं सुना होगा, मगर हॉलीवुड और कोरियन मीडिया इंडस्ट्रीज में ये नाम काफी कॉमन है। बॉलीवुड भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो क्या है ये बोटॉक्स? ब्यूटी सीक्रेट। बोटॉक्स असल में एक ब्रांड का नाम है जो कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे चेहरे की झुर्रियों को छुपाया जा सकता है, जाते कि चेहरा वापस यंग दिखे। लगभग सभी हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरियन सेलिब्रिटीज बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं। इनफैक्ट करवाना पड़ता है। झुर्रियां बढ़ती उम्र के साथ आना नेचुरल है। आज के ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने 40-50s में है। और क्या आप इन लोगों को ऐसे देखना पसंद करोगे? इनफैक्ट बोटॉक्स ट्रीटमेंट पृथ्वी का सबसे ज्यादा करवाया गया कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। मोर देन 3 मिलियन पर ईयर। बोटुलिनम टॉक्सिन एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है जो कि बोटॉक्स में अक्सर इस्तेमाल होता है। बोटुलिनम टॉक्सिन नाम में ही टॉक्सिन या फिर जहर है जो कि मसल टिश्यूज को सुन्न कर सकता है। बोटॉक्स जहां इंजेक्ट किया जाता है उस जगह की मसल टिश्यूज तक नर्व सिग्नल्स पहुंचना बंद हो जाता है। इसके वजह से मसल कंट्रैक्शन रुक जाता है और झुर्रियां गायब। मगर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बोटॉक्स का इफेक्ट 3 से 6 महीने रहता है, फिर झुर्रियां वापस आ जाता है। इसलिए बोटॉक्स बार बार करवाना पड़ता है। अब ये जो टॉक्सिन है इसका कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह है क्या? बिल्कुल है। प्रकृति के नियम के खिलाफ जाओगे तो कुछ तो कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। बोटुलिनम टॉक्सिन एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से बनता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। हाँ, तो ये बैक्टीरिया मेनली सॉइल और कंटेमिनेटेड फूड्स में पाया जाता है और अगर ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो बोटुलिज्म जैसे जानलेवा बीमारी कॉज कर सकता है। डिफिकल्टी ब्रीदिंग, स्वallowing, स्पीकिंग, ब्लरी विजन, फेशियल वीकनेसेस, पैरालिसिस जैसे कुछ सिम्टम्स देखा जाता है। मगर बोटॉक्स सिर्फ 40-50s उम्र के इंसान ही नहीं, इवन 20-30s के यंगस्टर्स में भी बहुत पॉपुलर है। तो उन लोगों में ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं आते क्या? नहीं, आने के चांस काफी कम है। तो फिर हमें बोटॉक्स का जो सीरियस साइड इफेक्ट्स दिखाया जाता है, जैसे डिफिकल्टी इन स्वallowing, स्पीकिंग, ब्रीदिंग, लॉस ऑफ ब्लडर कंट्रोल, ड्राई माउथ, डिजीनेस, विजन प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, उनका क्या? वेल, दोज केसेस आर रेयर। बोटॉक्स इंजेक्शंस में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है उसको बहुत हद तक कमजोर कर दिया जाता है, इसलिए वो कोई सीरियस डिजीज नहीं कर सकता। हाँ, छोटा मोटा साइड इफेक्ट्स जैसे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ब्रूजिंग अक्सर देखा जाता है, मगर वो सब कुछ दिन बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट 1996 से 2003 के बीच सिर्फ 36 एडवर्स केसेस ऑफ बोटॉक्स इंजेक्शंस एज कॉस्मेटिक्स हैज बीन रिपोर्टेड टू द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि बोटॉक्स प्रोसीजर्स के साथ ही साथ बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है। अरे, बोटॉक्स सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में ही इस्तेमाल नहीं होता। माइग्रेन, हाइपरहाइड्रोसिस, ओवरएक्टिव ब्लडर, डायस्टोनिया जैसे बीमारी का ट्रीटमेंट भी अक्सर बोटॉक्स से किया जाता है। हाँ, तो वीडियो के टाइटल में जो डार्क सीक्रेट्स लिखा है वो कहाँ है? वेट फॉर इट। इन सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से खतरा असल में हमें नहीं, हमारे इकोसिस्टम, हमारे पड़ोसी जानवरों को है। बोटॉक्स करवाने का सोच रहे थे ना? रुक जाओ, एक दफा मेरी बात सुन लो। बोटॉक्स का हर एक बैच इंसानों को देने से पहले जानवरों को दिया जाता है। नहीं, जानवरों को जवानी का कोई शौक नहीं है, उनके ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। ये सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स असल में सेफ है या नहीं, शरीर के अंदर जाने के बाद कुछ एलर्जीज, इन्फेक्शन तो नहीं होगा, ये सब पहले जानवरों के ऊपर टेस्ट करके देखा जाता है कि सेफ है या नहीं। अगर सेफ हुआ फिर जाके वो इंसानों के हाथ लगता है। At the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? They're far superior to us animals. सिर्फ बोटॉक्स ही नहीं, मार्केट में मौजूद लगभग सभी कॉस्मेटिक्स एनिमल टेस्टिंग से गुजरता है। जानवरों को हेवी डोजेज में ये सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दिया जाता है, जिससे अक्सर उनके अंदर बहुत से साइड इफेक्ट्स आते हैं। The animals are abused, burned, crippled, paralyzed and poisoned in the labs. टेस्टिंग से बेहतर इसको टॉर्चर बोलना ठीक रहेगा। रैट्स, माइस, गिनी पिग्स, रैबिट्स, डॉग्स, कैट्स और कुछ प्राइमेट्स के ऊपर ज्यादातर टेस्टिंग किया जाता है। इसके अलावा ड्रोसोफिला के ऊपर भी अक्सर टेस्टिंग होता है। ऐसे ही हर साल 100 मिलियन से भी ज्यादा वर्टिब्रेट एनिमल्स को लैब में कुछ दिन तड़पाने के बाद मार दिया जाता है। I'm a tester. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers, and they all died doing their job. Like I will.
टेस्टिंग पहले रैट्स, माइस, रैबिट्स जैसे छोटे जानवरों के ऊपर होता है। अगर सक्सेसफुल रहता है तो डॉग्स, कैट्स, प्राइमेट्स के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। फिर अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आता है तो फाइनली जाके इंसानों को दिया जाता है। टेस्टिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है, मगर जानवरों का मरना तय है। Oh, here we go. Don't touch it! Help me! Oh, shit! और तो और इस एनिमल टेस्टिंग के रिजल्ट्स हमेशा 100% एक्यूरेट भी नहीं होता। थैलिडोमाइड एक दवाई है जो कि 1950-60s के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। थैलिडोमाइड प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाता था नौसिया के ट्रीटमेंट के लिए। टेस्टिंग के दौरान थैलिडोमाइड से एनिमल्स के अंदर वैसे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं मिला, मगर इसके वजह से उन महिलाओं के बच्चे डिफॉल्ट पैदा होने लगे। तो एनिमल्स का सैक्रिफाइस हर वक्त फ्रूटफुल नहीं होता। जब एनिमल्स का पेन, सफरिंग हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब उन्हें एक पेनलेस डेथ दिया जाता है। उनको जनरली CO2 चेम्बर्स में बंद करके सफोकेशन से मार दिया जाता है। ये थोड़ी ना है पेनलेस डेथ। कम से कम एनेस्थेसिया का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, मगर एनेस्थेसिया महंगा आता है और कार्बन डाइऑक्साइड सस्ता है। ठीक है, मगर एनिमल टेस्टिंग बंद भी तो नहीं कर सकते ना, तो फिर करे क्या? कुछ ऑल्टरनेटिव्स जरूर मौजूद है। पहला है ऑर्गेन्स ऑन अ चिप। इन सब छोटे चिप्स में कुछ ह्यूमन सेल्स को कल्चर किया जाता है जो कि ह्यूमन ऑर्गेन्स की तरह बिहेव कर सकता है। फिर करो उन चिप्स के ऊपर जितनी मर्जी टेस्टिंग, बस ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है। दूसरा है कंप्यूटर सिमुलेशन, यानी कंप्यूटर्स कोई भी टेस्ट कंपाउंड को उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे टेस्ट करके उस कंपाउंड की टॉक्सिसिटी और एफिशिएंसी को प्रेडिक्ट कर सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। तीसरा है माइक्रोडोजिंग, जहां ह्यूमन वॉलंटियर्स को टेस्ट कंपाउंड्स स्मॉल डोज में दिया जाता है और उसके इफेक्ट्स नोट किया जाता है। इससे किसी को कुछ नुकसान भी नहीं होता क्योंकि वो कंपाउंड्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में दिया जाता है। ऐसे और भी कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स है जैसे PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत देर से सिर्फ नेगेटिव बातें ही चल रहा है, अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे आते हैं जिसे सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। इंडिया में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल टेस्टिंग टोटली बैन है। ये रहा मैप। डार्क पर्पल मतलब टोटली बैंड, लाइट पर्पल मतलब पार्शियली बैंड और ऑरेंज यानी नो बैन। ऐसा नहीं कि सभी कॉस्मेटिक ब्रांड्स एनिमल टेस्टिंग करता है, नहीं। लोटस हर्बल्स, कलर एसेंस, सोल ट्री, नायका नेचुरल्स, गार्नियर, ऐसे बहुत से कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जो कि एनिमल टेस्टिंग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो क्या आप लोग भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो? और क्या आपका कॉस्मेटिक ब्रांड एनिमल टेस्टिंग को सपोर्ट करता है? और क्या सच में सिर्फ सुंदर दिखने के लिए एनिमल्स को जो पेन, सफरिंग से गुजरना पड़ता है वो वर्थ इट भी है? आप लोग अपने विचार कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। एट द एंड सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि एनिमल्स आर नॉट लिविंग टेस्ट ट्यूब्स। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लोगों के बीच इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे एनिमल टेस्टिंग रुकने नहीं वाला। 1 शेयर इक्वल्स 1 हेल्प। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा। Well, without you and countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit.